हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा है और मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हम यहाँ स्वीडन में हमें जब सिटीज़नशिप मिला तो उस टाइम का प्रोसेस कैसे था, उस टाइम के रूल्स कौन से थे और उसके बाद अभी 2025 में कुछ नए रूल्स इंक्लूड होने वाले हैं, तो उसके बारे में वो कौन से बदलाव होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम लोग स्वीडन आए और हमें सिटीज़नशिप मिला, वो पूरा मैं प्रोसेस आपको पहले बताती हूँ। हम लोग कुछ मार्च 2015 को स्वीडन में आए थे। 9 मार्च डेट था। 9 मार्च 2015 को हम लोग स्वीडन आए। उस टाइम जब स्वीडन में आए उसके पहले हम लोग नॉर्वे रहते थे। नॉर्वे में 1.5 ईयर कुछ हम लोग रह रहे थे। उसके बाद विवेक ने नॉर्वे से अप्लाई किया था स्वीडन में जॉब्स के लिए और उसको स्कानिया में जॉब मिला था। तो फिर वो हमें वर्क परमिट के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया स्कानिया का। विवेक ने ऑफ़र दिखा के और मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे आई थी विवेक के। मेरे पास भी वर्क परमिट था और जो वर्क परमिट रहता है उसके लिए आपको दिखाना पड़ता है कि आपको एक एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र मिल रहा है यहाँ स्वीडन में, और वो एम्प्लॉयमेंट के ऑफ़र के ऊपर आपको वर्क परमिट मिल जाता है। और जो वर्क परमिट मिलता है वो कुछ 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो मुझे और विवेक को वो वर्क परमिट मिला। हम लोग 2015 में आए थे और 2016 में मुझे जॉब मिला यहाँ स्वीडन में। मुझे जॉब कैसे मिला उसके बारे में मैं कुछ किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी कि यहाँ पे जॉब कैसे मिल सकता है। तो वर्क परमिट जब 2 साल के बाद फिर से हमने रिन्यू किया तो नेक्स्ट 2 इयर्स को हम लोग को फिर से वर्क परमिट मिला। मतलब 2015 में हम लोगों ने जब वर्क परमिट मिला था वो 2 साल का सा था 2017, और 2017 को फिर से रिन्यू किया 2019 तक हमें मिला। और आप रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो कि जब आप स्वीडन में पूरा 4 या 5 साल कंटिन्यूस रहे हो। तो हमको यहाँ पे रह के 4 साल हो गए थे तब 2019 में। फिर 2019 को हम लोगों ने परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई किया। परमानेंट रेसिडेंस के लिए भी जो रूल्स थे वो ये थे कि आपको एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट स्वीडन में होना चाहिए, वो दिखाना पड़ता है, और आपको आपका आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है। तो हम लोगों ने परमानेंट रेसिडेंस अप्लाई किया 2019 में कुछ, और विद इन 2 वीक्स हमें कुछ परमानेंट रेसिडेंस मिल गया, क्योंकि उस टाइम का जो प्रोसेस था वो बहुत ईजी था। और उस टाइम 2015 में जब हम आए थे तब माइग्रेशन क्राइसिस नहीं हुआ था, तो जो भी प्रोसेस था वो बहुत इजी हो रहा था। और जैसे हमें रेसिडेंस परमिट मिला, आपको सिटीज़नशिप के लिए आपको पहले रेसिडेंस परमिट चाहिए रहता है और उसके बाद ही आप स्वीडिश सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जब हमें 2019 में कुछ रेसिडेंस परमिट मिला और हम लोगों ने तुरंत सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि मैंने और विवेक ने हम लोगों ने वैसे डिसाइड किया था कि हमें इस कंट्री में रहना है। एक कंट्री का हम लोग को सब कुछ पसंद आया यहाँ पे। जो मतलब इसके पहले जो नॉर्वे में रहते थे तो नॉर्वे से हमें ये थोड़ा सा बेहतर लगा। सैलरी यहाँ पे कम है नॉर्वे से, बट मुझे ये नॉर्वे से ज़्यादा लाइवली लगा। तो हम लोगों ने सोच लिया कि हम लोग अभी इसी कंट्री में हम लोग रहेंगे। तो हम लोगों ने सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया। तो कुछ अक्टूबर 2019 में हम लोगों ने सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया। और उस टाइम का जो रूल था सिटीज़नशिप के लिए वो वही था कि आपको आपका आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है, आपको आपका एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, आपने एक अच्छा आपका एक क्लियर क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, और आपका ये रूल्स थे। और एक कुछ तो स्वीडिश सिटीज़नशिप मिलने के लिए आपको कुछ 1500 SEK के पर अडल्ट के लिए पे करना पड़ता है। तो और माइग्रेशन वर्केट करके एक वेब पेज है migrationworket.se, वहाँ पे जाके आपको वो एक एप्लीकेशन डालना पड़ता है कि आपको स्वीडिश सिटीज़नशिप के लिए, और उसमें आपको एक लेटर भी लिखना पड़ता है कि आपको स्वीडिश सिटीज़नशिप क्यों चाहिए। तो वो लेटर में हम लोगों ने जो हमें स्वीडन में अच्छा लगा उसके बारे में हम लोगों ने मेंशन करके वो सब डॉक्यूमेंट्स भेजे। एंड आई रिमेंबर उस टाइम 2019 में प्रोसेस बहुत ही सिंपल था। उस टाइम हम लोगों ने कुछ अक्टूबर में सबमिट किया एंड नवंबर आई थिंक विद इन अ मंथ और विद इन 4 वीक्स हमें स्वीडिश सिटीज़नशिप मिल गया। तो वो सब जो भी प्रोसेस था बहुत स्मूथ था। तो यहाँ पे जो नॉन EU
जो वर्कर्स है या नॉन EU जो लोग हैं यहाँ पे, तो उनको सिटीज़नशिप के लिए ऑलमोस्ट 5 साल के बाद सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं वो लोग। बट सिटीज़नशिप के लिए रेसिडेंस परमानेंट रेसिडेंस होना ज़रूरी रहता है। ये जो रूल है ये जो नॉर्डिक कंट्रीज से जो नॉर्डिक कंट्रीज़ के लोग जो सिटीज़न है उनके लिए 2 साल में सिटीज़नशिप मिलता है, और जो असाइलम सीकर्स है उनके लिए 3 साल है, और जो स्टेटलेट्स है उनके लिए 2 साल। तो ऐसे ये वाला रूल ऐसे अप्लाई होता है। तो अभी मैं बात करूँगी कि अभी इस रूल में क्या चेंजेस हुए। तो यस यार, जब हम लोगों ने अप्लाई किया था तो मैंने बोला था कि सब कुछ वेरी स्मूथ था, कुछ ज़्यादा हमें कुछ रूल्स नहीं थे। बट अभी जो 2025 में जो नया सिटीजनशिप के लिए जो नया प्रोसेस एंड नए रूल्स जो इंक्लूड कर दिए हैं, उसमें 2 नए रूल्स डाल दिए हैं। पहला रूल है कि आपको स्वीडिश एक मिनिमम लेवल तक स्वीडिश आना चाहिए, वो उसमें डाल दिया, स्वीडिश रिक्वायरमेंट कंपलसरी कर दिया है। एंड जो सेकंड है कि आपका स्वीडिश सोसाइटी में इंटीग्रेट होना चाहिए, आपका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, स्वीडिश सोसाइटी का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये सेकंड इसमें इंक्लूड कर दिया है। और इसके वजह से अभी ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो इंडिया से लोग आते हैं वो इंजीनियर्स आते हैं, IT फील्ड में आते हैं, और वो एक इंग्लिश कंपनी के लिए काम करते हैं। मतलब ज़्यादातर मेन कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज रहता है उस कंपनी में वो इंग्लिश होता है। बट अभी ये नया रूल ऐड कर दिया है, और उसके वजह से ऐसे हो रहा है कि जो भी लोग हैं उनको अभी कंपलसरी स्वीडिश सीखना पड़ेगा। और उसकी वजह से अभी ऐसे हो रहा है कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग को वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि आप बहुत सारे साल आपका आप एक लैंग्वेज बोलते हैं और उसके बाद आपको अगर कुछ दूसरे लैंग्वेज में सीखना है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस पूरा प्रोसेस थोड़ा सा ये हो जाता है। मतलब अभी जब आप सिटीज़नशिप के लिए 2025 में अप्लाई करोगे तो वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। और स्वीडिश सोसाइटी का नॉलेज होना चाहिए। और उसमें और एक रूल है कि आपका जो अभी ये लोग आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको बहुत स्क्रूटनाइज करके देखने वाले, क्योंकि जब 2015 में माइग्रेशन क्राइसिस हुआ था तो ऑलमोस्ट 1,63,000 असाइलम सीकर्स लिए थे स्वीडन ने, और वो बहुत ही ज़्यादा था ओवरऑल। जो अगर GDP से कंसिडर करें दूसरे कंट्रीज़ के, तो ये जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा था। और 2015 के पहले जो क्रिमिनल जो क्राइम्स के जो रेट थे वो कम थे। बट स्वीडन ने ये ऑब्जर्व किया है कि 2015 के बाद जो क्राइम रेट से वो बढ़ गए हैं, और उसकी वजह से अभी जब भी सिटीज़नशिप देंगे तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। अगर आपने कुछ क्राइम किया है तो आपके सिटीज़नशिप मिलने में डिले हो सकता है, या फिर आपको वो नहीं मिल पाएगा। तो यस, या तो ये सारे चेंजेस आए हैं सिटीज़नशिप के एप्लीकेशन में फ़िलहाल। तो यस, यही बताने के लिए आपको वीडियो था। अगर आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आपके जो भी कमेंट्स हैं आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। स्वीडिश सिटीजनशिप के प्रोसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, जैसे कि आप वो पढ़ भी सकते हो, और आपको कौन से वेब पेज पे जाके कैसे एप्लीकेशन फिल करना है वो सारे मैं उसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो या देन सी यू स्नार्ट, हाय तो विशेष स्नार्ट।